हेलो फ्रेंड्स। वेलकम बैक टू माय चैनल इकोनॉमिक्स विद दीप्ति। आज की क्लास में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी ग्रीन रेवोल्यूशन। आई होप आप लोगों ने इससे पहले जो लेक्चर्स हम लोगों ने पढ़े थे वो आप लोगों ने देखे होंगे। अगर आपने वो लेक्चर्स नहीं देखे तो उनका लिंक मैं कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगी, तो आप जाकर पहले वो लेक्चर्स देखिए सो दैट आपके लिए कनेक्टिविटी बनाना आसान हो, आप कनेक्ट कर पाए कि इन चीजों में हम पढ़ क्या रहे हैं। क्योंकि जो हमारे हिस्टोरिकल लेक्चर्स होते हैं जहाँ पे हिस्ट्री के साथ कनेक्शन होता है, तो इट इज रिकमेंडेड कि आप सीक्वेंस में वो लेक्चर्स देखिए, क्योंकि काफी सारी पॉलिसीज अभी आप देखेंगे जो ब्रिटिश राज के टाइम पे पॉलिसीज थी, उनका इम्पैक्ट हुआ एग्रीकल्चर सेक्टर में। एग्रीकल्चर सेक्टर की जो कंडीशन हुई ड्यू टू दोज पॉलिसीज ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट, उनकी वजह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड में क्या किया, काफी सारी पॉलिसीज लाई, जिसमें से वन सच पॉलिसी क्या थी, लैंड रिफॉर्म्स की पॉलिसी थी। मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया अबाउट द लैंड रिफॉर्म्स। और दूसरी पॉलिसी क्या थी, हमारी ग्रीन रेवोल्यूशन की पॉलिसी थी। तो यहाँ पे भी हम एक तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखने की कोशिश करेंगे सो दैट आपके लिए चीजें समझना आसान है। अब यहाँ पे क्या हुआ बेसिकली, जब हम इंडिपेंडेंस के बारे में बात करते हैं, जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ, तो हम यहाँ पे किसके बारे में बात कर रहे हैं, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं अबाउट द एग्रीकल्चरल सेक्टर। तो इंडिया के इंडिपेंडेंस मिली इंडिया को 1947 में। तो इंडिया जब इंडिपेंडेंट हुआ तो आप लोगों को आइडिया होगा कि उस समय 1947 का सिनेरियो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद का टाइम है ये। तो वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद हो क्या रहा था, जो ओवरऑल जो एंटायर वर्ल्ड था वो दो ग्रुप्स के अंदर डिवाइडेड हो गया। एक ग्रुप वो था जो वेस्टर्न वर्ल्ड को सपोर्ट कर रहा था, एक ग्रुप वो था जो किसके साथ अलाइन किया जा रहा था, जो सोवियत यूनियन के साथ, यूएसएसआर के साथ, जो इस ग्रुप का अलाइनमेंट हो रहा था। तो इंडिया ने इस पीरियड के अंदर, जैसे ही इंडिया आजाद हुआ, इंडिया ने डिसाइड किया कि ना ही हम वेस्टर्न वर्ल्ड की तरफ जाएंगे, ना ही हम सोवियत यूनियन की तरफ जाएंगे, हम लोग क्या रहेंगे, हम लोग नॉन अलाइंड रहेंगे। लेकिन इस समय हम लोगों ने बोल तो दिया हम लोग नॉन अलाइंड है, लेकिन स्टिल हम लोग कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत हमारा जो अलाइनमेंट था वो किसकी तरफ था, हमारा कुछ अलाइनमेंट था सोवियत यूनियन की तरफ। एक एस्पेक्ट ये आपको याद रखना है। दूसरी चीज जो आपके दिमाग में होनी चाहिए, हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट द एग्रीकल्चरल सेक्टर। अब एग्रीकल्चर सेक्टर में अगर हम बात कर रहे हैं, तो 1947 में एग्रीकल्चर की क्या कंडीशन थी आपको पता है। एग्रीकल्चर जो था 1947 के टाइम, इंडिपेंडेंट इंडिया के टाइम, एग्रीकल्चर क्या था, बहुत पुअर स्टेट में था। क्यों पुअर स्टेट में था एग्रीकल्चर, आप लोग बताइए। आप लोगों ने कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर पढ़ा, आपने जमींदारी, रैयतवारी, महलवारी सिस्टम पढ़ा, आपको वहां से आइडिया होना चाहिए कि इंडिया के अंदर जब भी ब्रिटिशर्स ने पॉलिसीज लाई, वो पॉलिसीज क्यों ला रहे थे ब्रिटिशर्स, बिकॉज ब्रिटिशर्स चाहते थे कि वो लोग क्या कर सके, वो लोग मैक्सिमम रेवेन्यू एक्सट्रैक्ट कर सके, नंबर वन। नंबर टू, ब्रिटिश गवर्नमेंट चाहती थी कि जो इंडस्ट्रियलाइजेशन ब्रिटेन के अंदर हो रही है, उसके लिए जो रॉ मटेरियल है वो कहाँ से आए, वो कॉलोनीज से आए। तो रॉ मटेरियल कहाँ से मिलना चाहिए, फ्रॉम कॉलोनीज। और इंडिया में एग्रीकल्चर का अ, का जो ट्रांजिशन हुआ, एग्रीकल्चर में जो ट्रांसफॉर्मेशन हमें दिखाई दिया, वो इन्हीं पॉलिसीज के अंदर दिखाई दिया। बिकॉज ब्रिटिशर्स चाहते थे कि जो इंडस्ट्रीज ब्रिटेन के अंदर सेटअप हो रही है, उसके लिए इंडिया से रॉ मटेरियल जाए। हम लोगों ने बोला कि इंडिया से रॉ मटेरियल जाए, लेकिन अगर आप ध्यान देंगे तो इंडिया में नॉर्मली क्या होता था, प्री ब्रिटिश इंडिया में क्या हो रहा था, हम लोग फूड क्रॉप्स के ऊपर फोकस करते थे। हमारे यहाँ पे जो प्रोडक्शन हो रहा था वो किसका होता था, इट वाज ऑफ फूड क्रॉप्स। लेकिन नाउ इंस्टेड ऑफ फूड क्रॉप्स प्रोडक्शन किसका हुआ, कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर वाली पॉलिसी अगर आपको याद होगी, तो प्रोडक्शन किसका होना स्टार्ट हुआ, प्रोडक्शन होना स्टार्ट हुआ कैश क्रॉप्स का। तो यहाँ पे जो पूरी पॉलिसी है, वहां पे हम फूड क्रॉप को छोड़कर कैश क्रॉप की तरफ चले गए, जिसकी वजह से प्रॉब्लम क्या हुआ, हमारे इकोनॉमी में फूड की स्कार्सिटी होना स्टार्ट हो गई। तो प्रॉब्लम्स आप लोग लिख लेना। प्रॉब्लम क्या दिखाई दी इंडिया इंडिया में पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड में, इनिशियली 1947 में जैसे ही हम आजाद हो रहे थे, उस टाइम से ये प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो गई।
कि हमारे यहाँ पे प्रॉब्लम क्या थी, फूड स्कार्सिटी, फूड की जो हमारे पास कमी हो रही थी। नंबर टू, हम लोगों ने क्या देखा, यहाँ पे जो हमारे यहाँ पे जमींदार थे, ना ही उसके पास कोई इंसेंटिव था टू इन्वेस्ट इन द लैंड, ना ही जो हमारा कल्टीवेटर था उसके पास कोई इंसेंटिव था टू इन्वेस्ट इन द लैंड। तो यहाँ पे ना ही फार्मर इन्वेस्ट कर रहा है, ना ही आपका जमींदार इन्वेस्ट कर रहा है। तो एज अ रिजल्ट ऑफ सच पॉलिसीज, यहाँ पे जो प्रोडक्टिविटी थी लैंड की वो भी क्या होना स्टार्ट हो गई, प्रोडक्टिविटी भी डिक्लाइन होना स्टार्ट हो गई। तो सेकंड पॉइंट में हमने क्या देखा कि यहाँ पे इंडिपेंडेंट इंडिया में हमें प्रॉब्लम क्या देखने को मिली, लो प्रोडक्टिविटी की प्रॉब्लम देखने को मिली। अब लो प्रोडक्टिविटी की एक प्रॉब्लम है, इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है हमारे पास। बिकॉज आपको पता है और आपको पता होना भी चाहिए कि जब हम एग्रीकल्चर के बारे में बात कर रहे थे, अगर ब्रिटिशर्स ने कहीं ना कहीं इन्वेस्ट किया एग्रीकल्चर में, थोड़ा बहुत इरिगेशन पे इन्वेस्ट हुआ, बट अदर देन इरिगेशन हमें यहाँ पे क्या प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है जब हम एग्रीकल्चर के बारे में बात करते हैं। तो हमें यहाँ पे मॉडर्न मीन्स ऑफ प्रोडक्शन के ऊपर फोकस करना पड़ता है, मॉडर्न मॉडर्न टेक्नोलॉजी के ऊपर हमारा फोकस होना चाहिए। लेकिन ब्रिटिश एरा में ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा था। जो रोड्स भी डेवलप की गई वो क्यों हुई, in order to supply the raw material from villages, from hinterland to the ports। तो इस वजह से जो रोड्स रेलवेज डेवलप हुए, लेकिन यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर जो था वो बहुत ज्यादा लैक कर रहा था। अब ये दोनों आपको प्रॉब्लम्स तो समझ आ गई। तो जब मैंने बोला फूड स्कार्सिटी, फूड स्कार्सिटी की जो हमारी प्रॉब्लम थी, अगर आप डोमेस्टिकली प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे तो कहाँ से लाओगे आप, खाना तो चाहिए। तो फूड स्कार्सिटी को कैटर करने के लिए यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया, इंपोर्ट करना स्टार्ट किया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बोला कि हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इंपोर्ट करना स्टार्ट करेंगे और फूड ग्रेन्स। तो यहाँ पे इंपोर्ट करने में हम लोग जो इंपोर्ट कर रहे थे उसमें से एक मेजर शेयर कहाँ से आ रहा था, मेजर शेयर आ रहा था यूएसए से। यूएसए PL 480 वीट हमें सप्लाई कर रहा था। क्लियर। तो यहाँ पे ऑल्दो जो स्टार्टिंग का फर्स्ट पॉइंट था, मैंने यहाँ पे आपको क्या बोला कि हम लोग नॉन अलाइंड थे। हमने बोला कि हम ना ही यूएस वाली साइड आएंगे, ना ही हम यूएसएसआर की तरफ जाएंगे। हम लोग क्या रहेंगे, हम नॉन अलाइंड रहेंगे। लेकिन स्टिल हम लोग जब हमें इंपोर्ट करने की जरूरत पड़ रही है, हम कहाँ से इंपोर्ट कर रहे हैं, हमारा एक जो अमाउंट था, एक बहुत मेजोरिटी का जो अमाउंट था वीट का, वो कहाँ से आ रहा है, दैट इज फ्रॉम यूएसए। इस ब्लॉक से आ रहा है। क्लियर, ये चीज समझ आई, आप लोग लिंक कर पा रहे हैं कि पीछे बैकग्राउंड में क्या चल रहा है। अब आगे बढ़ने से पहले आई रिक्वेस्ट कि आप लोगों ने अगर वीडियो को लाइक नहीं किया देन प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट, और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करिए सो दैट आपको टाइमली अपडेट्स मिलती रहे। एंड दिस इज द ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी, आप पॉज करके देख सकते हैं। तो मैंने आप लोगों को अभी क्या बोला, मैंने आपको बोला एक हमारी इकोनॉमी के अंदर फूड स्कार्सिटी की प्रॉब्लम चल रही है। बिकॉज ऑफ दिस प्रॉब्लम ऑफ फूड स्कार्सिटी हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग इंपोर्ट कर रहे थे। कहाँ से, मैं यूएस लिखूंगी, हम बाकी इकोनॉमी से भी इंपोर्ट कर रहे थे। बट जो हमारा मेजर शेयर आ रहा था, जो बहुत बड़ा अमाउंट आ रहा था, वो कहाँ से आ रहा था, दैट इज फ्रॉम यूएस। इंपोर्ट कर रहे थे, इंपोर्ट, और मैं यहाँ पर्टिकुलरली लिख रही हूँ इंपोर्ट ऑफ PL 480 वी। ये मैं क्यों लिख रही हूँ, बिकॉज ये बहुत बड़ा सब्सटैंशियल शेयर था। और जैसे ही, अभी आपको मैं थोड़ी देर में बताऊंगी, जैसे ही यूएस ने ये इंपोर्ट को रोका, तो हमारी इकोनॉमी जो थी ऑलरेडी वल्नरेबल थी, हमारे पास पैसा तो बहुत ज्यादा था नहीं उस समय। हमारी इकोनॉमी, हम ब्रिटिशर्स से अभी आजाद हुए थे, ठीक है। तो उस समय हमारी इकोनॉमी में इतनी ज्यादा डिपेंडेंस है, हम इतना ज्यादा किसी और पे डिपेंड कर रहे हैं खाने के लिए। तो आप सोचिए कितना वल्नरेबल सिचुएशन होगा। नंबर वन, फूड स्कार्सिटी। दूसरा, अगर हम फूड स्कार्सिटी को खत्म भी करना चाहते थे, इस प्रॉब्लम्स को टैकल भी करना चाहते थे, तो हमें क्या चाहिए था, वी नीड वॉट,
हमें चाहिए था कि हम अपनी लैंड से प्रोडक्शन बढ़ाएं, लेकिन लैंड से प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए हमें क्या करना पड़ता, हमें प्रोडक्टिविटी बढ़ानी पड़ती, क्योंकि लैंड तो आप बढ़ा नहीं पाते। लेकिन जो हमारी एग्रीकल्चर लैंड थी वहां पे ऑलरेडी लो प्रोडक्टिविटी थी। कैसी प्रोडक्टिविटी थी? लो प्रोडक्टिविटी। इसके पीछे का रीजन क्या था? हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रॉब्लम था, हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी थी, लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। तो यहां तक क्लियर हुआ। अब हम लोगों ने बोला फूड स्कार्सिटी, लो प्रोडक्टिविटी। अब इसके बाद अगर आप लोगों ने थोड़ा बहुत हिस्ट्री का आइडिया होगा आपको, तो आपको पता होगा कि इसके बाद क्या हुआ हमारे साथ। जो चाइना थी, एक उसकी वॉर हुई 1962 में, इंडो चाइनीज वॉर हुई। और 1965 में इंडो पाक वॉर हुई। अब जो पाकिस्तान था वो एली था किसका? यूएसए का। यूएसए का एली था कौन? पाकिस्तान। तो जब ये वॉर हुई, एक वन ऑफ द रीजंस कि हमारे ऊपर प्रेशर आना स्टार्ट हो गया फ्रॉम यूएस कि आप लोग इस वॉर को रोकिए। और हम लोगों का जो मेजर हम लोगों का जो मेजर सोर्स था फूड सप्लाई का, ठीक है, तो सब्सटैंशियल सोर्स था उस वो कहाँ से आ रहा था? वो यूएस से आ रहा था, PL 480। तो अगर हम यूएस की बात नहीं मान रहे तो क्या होगा? हम लोग अगर यूएस की बात नहीं मानेंगे, यूएस जो पॉलिसीज लेकर आएगा, अगर हम अलाइन नहीं करेंगे उन पॉलिसीज से, तो हमारी फूड सिक्योरिटी को थ्रेट मिल सकता है। तो फूड सिक्योरिटी जो है उसको कहाँ से थ्रेट मिलेगा? बिकॉज ऑफ द पॉलिसीज जो कौन लेकर आएगा? यूएस लेकर आएगा। तो PL 480 की जो पॉलिसी है वहां पे क्या था? हमारा बहुत ज्यादा डिपेंडेंस था कहाँ पे? यूएस के ऊपर। तो यूएस जैसे ही क्या करेगा? यूएस ने कोई पॉलिसी लाई, अगर हम नहीं भी चाहते उसको अडॉप्ट करना, लेकिन बिकॉज हमारा जो फूड आ रहा है, बहुत बेसिक नेसेसिटी जो है हमारी, वो यूएस फुलफिल कर रहा है, तो हमारे पास ऑप्शन नहीं बनता था कि हम उसको यूएस को बोलें कि नहीं, हम नहीं करेंगे। तो हमारी डिप्लोमेसी पे बहुत ज्यादा इफेक्ट आना स्टार्ट हो गया, किसका? यूएस की पॉलिसीज का। नंबर वन। नंबर टू, हमें यहाँ पे क्या प्रॉब्लम लगी कि जैसे ही यूएस की कोई पॉलिसी हम नहीं मानना चाहते थे, तो अल्टीमेटली हमें जो टेम्पररी हमें रिलीफ मिला था इन द फॉर्म ऑफ PL 480 वो हम लोगों से छीना जा सकता था। तो यहाँ पे फूड इनसिक्योरिटी की प्रॉब्लम फिर से हमें दिखाई दे रही थी, क्योंकि 1947 में ही फूड इनसिक्योरिटी था। लेकिन 1947 में जो फूड इनसिक्योरिटी की प्रॉब्लम थी वो हमें बढ़ती हुई कहाँ पे दिखाई दे रही है? 1960s के अंदर। ठीक है, 65 वाली वॉर स्पेशली, उस टाइम पे ये प्रॉब्लम हमें ज्यादा देखने को मिली। नंबर थ्री, हम लोगों को यहाँ पे जब इकोनॉमी स्टडी कर रहे थे प्रॉब्लम्स, तो उन्होंने देखा कि यहाँ पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंस दिखाई दिया ऑन इम्पोर्ट्स, डिपेंडेंस ऑन इम्पोर्ट्स। तो ये सारी हमें प्रॉब्लम्स दिखाई दी। तो 1960s में जब ये सारी प्रॉब्लम दिखाई दी, तो 1965 स्पेशली जब वॉर हुआ हमारा इंडिया और पाकिस्तान के साथ, इंडिया और पाकिस्तान का जो वॉर हुआ, वहां पे हम लोगों ने नोट किया कि इन प्रॉब्लम्स का कोई ना कोई हमें क्या चाहिए? वी नीड अ परमानेंट सॉल्यूशन। और परमानेंट सॉल्यूशन क्या कैसे आ सकता है? कि अगर हमें डिपेंडेंस ऑन इंपोर्ट्स खत्म करना है, तो इट मींस हमें अपनी इकोनॉमी के अंदर क्या करना पड़ेगा? फूड का प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा। तो परमानेंट सॉल्यूशन आने का मतलब वी नीड व्हाट? वी नीड मोर फूड प्रोडक्शन। क्योंकि तभी हम लोग क्या कर सकते हैं? तभी हम लोग इंपोर्ट्स को कम कर सकते हैं। ठीक है, तो या इस तरीके से ही करेंगे, तो फूड प्रोडक्शन को बढ़ाना पड़ेगा। बट अगर आपको पता हो फूड प्रोडक्शन को बढ़ाना है, तो हम लोग क्या बोलेंगे? हम लोग बोलेंगे कि हमारी ऑलरेडी एग्रीकल्चरल लैंड जो थी वो तो हम लोग, क्योंकि हमारी इकोनॉमी प्राइमरली एग्रीकल्चरल इकोनॉमी थी, तो हमारी जो एग्रीकल्चरल लैंड है वो तो ऑक्युपाइड है ऑलरेडी। अब दूसरा, हम लोग क्या कर सकते हैं? लैंड को तो नहीं बढ़ा सकते, बिकॉज लैंड जो है उसकी सप्लाई क्या है? इट हैज फिक्स सप्लाई।
दूसरा, हम लोग क्या किस पे फोकस कर सकते हैं? हम लोग फोकस कर सकते हैं ऑन इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी, ऑन इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी का मतलब क्या है? एक ही लैंड पे हम लोग कुछ ऐसे रिसोर्सेज को यूज करें सो दैट हमें यील्ड ज्यादा मिले, हमें आउटपुट ज्यादा मिले, हमारा प्रोडक्शन ज्यादा हो बाय यूजिंग द सेम पैच ऑफ लैंड। अगर हम पहले 200 क्विंटल और वीट प्रोड्यूस कर रहे थे, लेकिन कोई हम ऐसी टेक्नोलॉजी यूज करे, कोई हम ऐसे टूल्स यूज करे जिसकी वजह से ऑन दैट सेम पीस ऑफ लैंड अब हमें इंस्टेड ऑफ 200 क्विंटल हमें लेट से 300 क्विंटल और वीट मिल रहा है, तो हमारा फोकस किस पे होना चाहिए था? हमारा फोकस होना चाहिए था इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी में। और प्रोडक्टिविटी इंक्रीज कैसे की जाती है? बाय यूजिंग न्यू टेक्नोलॉजी, इम्प्रूव टेक्नोलॉजी हमें चाहिए इसके लिए, न्यू टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो न्यू टेक्नोलॉजी की बात की गई, यही हम लोग किस पे बात करेंगे? इट इज व्हाट? इट इज ग्रीन रेवोल्यूशन। दिस इज व्हाट? दिस इज ग्रीन रेवोल्यूशन। अभी मैं आपको आगे पढ़ाऊंगी थ्रू स्लाइड्स, आपको थोड़ा ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, अगर फिर भी कोई आपको डाउट रहेगा तो आप फ्री होकर कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और साथ ही आप अपना फीडबैक भी शेयर करिए सो दैट मुझे ये पता चले कि इन लेक्चर्स को किस तरीके से और एफिशिएंट बनाया जा सकता है। अब डेफिनेशन एंड बैकग्राउंड के बारे में अगर बात करें, नंबर वन, ट्रांसफॉर्मेशन इन एग्रीकल्चर, इंक्रीज फूड प्रोडक्शन थ्रू न्यू फार्मिंग टेक्निक्स एंड टेक्नोलॉजीज, जो मैंने अभी बताया। और ये कब आया? 1960s में। सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन एग्रीकल्चर यील्ड्स इन डेवलपिंग कंट्रीज। अब जब हम इसके बारे में बात करते हैं अबाउट द ग्रीन रेवोल्यूशन, तो यहाँ पे हम लोगों को क्या देखने को मिला? हमें देखने को मिला कि जो बाकी डेवलपिंग इकोनॉमीज थी, वहां पे भी क्या हुआ? वहां पे भी ये जो प्रॉब्लम थी फूड इनसिक्योरिटी की, वो प्रेवलेंट थी। क्योंकि जब आपके साथ मैंने कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर डिस्कस किया था, तो मैंने आप लोगों को एक चीज बताई थी कि वहां पे जो कॉलोनीज थी, वहां से क्या इंपोर्ट किया जा रहा था? वहां से इंपोर्ट किया जा रहा था रॉ मटेरियल। और रॉ मटेरियल क्या था? रॉ मटेरियल कैश क्रॉप्स की फॉर्म में आ रहा था। और यहां से आपको पता होना चाहिए कि जो रॉ मटेरियल कैश क्रॉप की फॉर्म में आ रहा था, तो वो क्या कर रहा था? वो रिप्लेस कर रहा था फूड क्रॉप्स को इन दैट पर्टिकुलर कंट्री। तो हर जगह हमें देखने को मिला, जो कॉलोनीज थी वहां पे हमें क्या देखने को मिला कि फूड क्रॉप्स खत्म होती गई, या फूड क्रॉप्स का जो अमाउंट था, जो उनका प्रोडक्शन था, वो कम हो रहा है था। एंड इंस्टेड ऑफ दैट फूड क्रॉप, हमारे यहाँ पे क्या प्रोडक्शन हो रही थी? हमारे यहाँ पे प्रोडक्शन किसकी होना स्टार्ट हो गई? कैश कैश क्रॉप्स की। क्लियर? यहाँ तक समझ आया? तो इसीलिए यहाँ पे इस पॉइंट में लिखा भी है कि significant improve increase in the agriculture yield in the developing economies। ठीक है, क्योंकि बाकी कॉलोनीज में भी सेम प्रॉब्लम फेस हो रही थी, और उन्होंने उन कॉलोनीज में देखा किया कि जो वहां पे जो फूड इनसिक्योरिटी की प्रॉब्लम है, उसकी जगह अब क्या होना स्टार्ट हो गया? एग्रीकल्चर यील्ड्स बढ़ती हुई हमें दिखाई दी। नाउ कमिंग टू द ऑब्जेक्टिव्स एंड इट्स इम्पैक्ट। सबसे पहले हम लोगों ने क्या देखा? हमने देखा जो प्रॉब्लम्स प्रिवेल कर रही थी इन द एग्रीकल्चर सेक्टर इन इंडिया, तो वन सच प्रॉब्लम वाज द लो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी। तो यहाँ पे लो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी जो प्रॉब्लम थी इंडिया के एग्रीकल्चर सिस्टम में, उसी को खत्म करने की कोशिश की गई। तो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या बनेगा उस लॉजिक से आपका? इंक्रीज एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी। और इंक्रीज एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? टोटल प्रोडक्ट कर्व याद है जो हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ा था? तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में जब हम टोटल प्रोडक्ट को इंक्रीज करने की कोशिश करते थे, तो वहां पे हम क्या बोलते थे? अगर हमें टोटल प्रोडक्ट को इंक्रीज करना है तो वन वे क्या होता था? आप क्या करिए? टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव करिए। जैसे ही आपकी टेक्नोलॉजी इम्प्रूव करेगी, एज अ रिजल्ट ऑफ इट आपका टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज करेगा। तो यहाँ पे भी हमारा टोटल प्रोडक्ट क्या है? दैट इज आउटपुट ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर। तो अगर हम आउटपुट को बढ़ाकर टीपी से टीपी डैश कर्व में शिफ्ट होना चाहते हैं, इसका मतलब हमें न्यू
टेक्नोलॉजी को यूज करना पड़ेगा। और एग्रीकल्चर में जब हमने बात की न्यू टेक्नोलॉजी की, इट मीन्स हम वो सीड्स यूज करेंगे जो हमें ज्यादा प्रोडक्शन करके देगा, मतलब HYV सीड्स, जिसका नाम क्या है, हाई यील्डिंग क्रॉप वेराइटीज। क्लियर। नंबर टू, हम लोग क्या थे, हमारा जो एग्रीकल्चरल सिस्टम था वो मॉनसूनल डिपेंडेंट था। तो अब हमें यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करना पड़ेगा, और हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हमें अपना इरिगेशन इंप्रूव करना पड़ेगा एंड फर्टिलाइजर्स को यूज करना पड़ेगा। अदर देन दिस आप क्या लिख सकते हैं, आप पेस्टिसाइड्स के बारे में लिख सकते थे, यहाँ आप वीडीसाइड के बारे में लिख सकते थे। नंबर टू, हमें प्रॉब्लम्स में क्या देखने को मिला, प्रॉब्लम्स में हमें देखने को मिला फूड इनसिक्योरिटी, फूड क्राइसिस था हमारी इकोनॉमी के अंदर। तो फूड क्राइसिस को खत्म करने का मतलब हमारी यहाँ पे हम क्या करने की कोशिश करेंगे, हम कोशिश करेंगे इम्प्रूव फूड सिक्योरिटी का। इम्प्रूव फूड सिक्योरिटी से होगा क्या, हमारी कंट्री के अंदर हंगर रिड्यूस करेगा, ये माल न्यूट्रिशन खत्म करेगा इन डेवलपिंग कंट्रीज। नंबर थ्री इज द इन्वायरमेंटल कंसर्न्स। जब हम लोगों ने कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर के बारे में बात की थी, तो आपको याद होगा, अगर आपने लेक्चर देखा होगा, तो मैंने आप लोगों को बोला था कि वहां पे लैंड पे बहुत ज्यादा प्रेशर था। वहां पे ये नहीं देखा जाता था कि लैंड एक बेटर तरीके से कितना ज्यादा प्रोड्यूस कर सकती है। वहां पे बहुत ज्यादा प्रोडक्शन चाहिए थी, उसका इम्पैक्ट लैंड पे जो मर्जी हो उस चीज पे फोकस नहीं किया गया था अंडर द कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। तो जिसकी वजह से जो हमारा एग्रीकल्चर था वो कैसा हो गया था, वो अनसस्टेनेबल हो गया था। मतलब लॉन्ग टर्म के बारे में हम देख ही नहीं रहे थे, हम शॉर्ट टर्म नीड्स के बारे में देख रहे थे, हम लॉन्ग टर्म नीड्स को कंसीडर नहीं कर रहे थे। तो थर्ड ऑब्जेक्टिव में हम लोग क्या बोलते हैं कि जब भी आप एग्रीकल्चर के बारे में बात करेंगे, आप इन्वायरमेंटल कंसर्न्स को देखेंगे। इन्वायरमेंटल कंसर्न्स में हम लोग क्या क्या देखेंगे कि क्या हमारी एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस की वजह से कोई नेगेटिव इम्पैक्ट तो नहीं हो रहा ऑन सॉइल, वाटर, बायोडाइवर्सिटी। क्लियर। तो ऑब्जेक्टिव एंड इम्पैक्ट के बारे में अगर हम बात करें, नंबर वन, मेरे साथ आप लोग भी बोलिए, इम्प्रूव्ड, सॉरी, इंक्रीज्ड एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी। इंक्रीज्ड एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी के लिए हम क्या करेंगे, एडॉप्शन ऑफ हाई यील्डिंग क्रॉप वेराइटीज, इरिगेशन एंड फर्टिलाइजर्स। नंबर टू, इम्प्रूव फूड सिक्योरिटी। फूड सिक्योरिटी इंप्रूव करने का मतलब क्या है, रिड्यूस हंगर एंड माल न्यूट्रिशन इन द डेवलपिंग इकोनॉमीज, एंड इन पर्टिकुलर आप इंडिया के बारे में भी लिख सकते हैं। नंबर थ्री इज द इन्वायरमेंटल कंसर्न्स। हम देखेंगे कि हमारी जो एग्रीकल्चरल टेक्निक्स है, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिव प्रैक्टिसेस हैं, उसकी वजह से कोई भी नेगेटिव इम्पैक्ट ना आए ऑन सॉइल, वाटर एंड बायोडाइवर्सिटी। यहाँ तक क्लियर। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग चैलेंजेस एंड क्रिटिसिज्म के बारे में बात करेंगे। नंबर वन, हम लोगों ने जब ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में बात की, हम लोग क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, ग्रीन रेवोल्यूशन, एक बार आप डेफिनेशन भी लिख लीजिए। ग्रीन रेवोल्यूशन वॉज, मैं डेफिनेशन बोल रही हूँ, आप लोग लिखिए, फिर मैं आपको ये पॉइंट समझा देती हूँ। ग्रीन रेवोल्यूशन adopted in India was adopted in India during the थर्ड 5 ईयर प्लान। आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि थर्ड 5 ईयर प्लान कब से कब तक था, ड्यूरेशन बताइए ऑफ द थर्ड 5 ईयर प्लान। इन इन दिस टेक्नोलॉजी ब्रैकेट में लिखना ग्रीन रेवोल्यूशन, कॉमा, द ट्रेडिशनल एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, द ट्रेडिशनल agricultural practices followed in India were were gradually being replaced by modern technology and agricultural practices लिखा। तो यहाँ पे इस डेफिनेशन से आपको समझ आया होगा, जब हम ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में बात करते हैं
तो हम लोग बेसिकली बोलना क्या चाह रहे हैं, हम लोग अगर मैं आपको लेमन लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करूं, हम लोग बोल रहे हैं ग्रीन रेवोल्यूशन एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जहां पे हम एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। इम्प्रूव कैसे करेंगे? थ्रू द यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स, हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स, पेस्टिसाइड्स एंड सो ऑन। ठीक है, तो यहाँ पे आपको समझ आया कि हम लोग यहाँ पे क्या बोल रहे हैं। हम बात कर रहे हैं कि हम लोगों को प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना है थ्रू द यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स। अब यहाँ पे फर्टिलाइजर्स बोल लो, पेस्टिसाइड्स बोल लो, इनके लिए मैं एक टर्म यूज कर सकती हूँ, केमिकल्स। इंडिया में बेसिकली बिफोर इंडिपेंडेंस, ठीक है, या 1960 से पहले भी इंडिया में जो फार्मिंग प्रैक्टिस की जा रही थी दैट वाज मेनली ऑर्गेनिक फार्मिंग। यहाँ पे बहुत ज्यादा फर्टिलाइजर्स पे हमारा रिलायंस नहीं था। लेकिन ग्रीन रेवोल्यूशन ने कहा कि आप ट्रेडिशनल मेथड्स को छोड़कर आप क्या करिए, आप केमिकल्स की तरफ जाइए, आप फर्टिलाइजर्स को यूज करिए, आप पेस्टिसाइड्स को यूज करिए, आप वीडिसाइड्स को यूज करिए, सो दैट आपका एग्रीकल्चर प्रोडक्शन जो है वो मैनीफोल्ड टाइम बढ़ सके। तो फर्स्ट जो चैलेंज आया, जो क्रिटिसिज्म आया, दैट इज ओवर यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर्स लेड टू इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन। क्योंकि आप लोगों को पता है अल्टीमेटली हमारा, जब हम बहुत ज्यादा अमाउंट में फर्टिलाइजर यूज कर रहे हैं, पेस्टिसाइड यूज कर रहे हैं, तो ये केमिकल्स हमारी सॉइल को पोल्यूट कर रहे हैं। ये केमिकल्स रेन के साथ रिवर्स में जा रहे हैं, रिवर्स को पोल्यूट कर रहे हैं। वहां से हमारे जो जानवर हैं, हमारे जो बर्ड्स हैं, वो इनको कंज्यूम कर रहे हैं, देयर बाय उनकी जो लाइफ है उसको भी कहीं ना कहीं थ्रेट हो रहा है। नंबर टू, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ट्रेडिशनल फार्मिंग। अब यहाँ पे जब हम ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में बात कर रहे हैं, तो हमने क्या बोला, हमने बोला कि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, वी आर यूजिंग फर्टिलाइजर, वी आर यूजिंग हाई यील्डिंग वेराइटी सीड, जिसकी वजह से जो हमारे मेजोरिटी फार्मर्स थे, जो हमारे मेजोरिटी फार्मर्स मतलब स्मॉल स्केल फार्मर्स हैं, जो हमारे मार्जिनल फार्मर्स हैं, उनके लिए बहुत मुश्किल हो रहा था टू ऑफ दीज टेक्नोलॉजीज। क्योंकि हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स के भी का भी प्राइस ज्यादा था, फर्टिलाइजर्स को यूज कर रहे हो उसका प्राइस भी ज्यादा था। दैट्स वाई ये जो टेक्नोलॉजी है वो हमारे लार्ज फार्मर्स को फेवर कर रही है इंस्टेड ऑफ स्मॉल फार्मर्स। तो यहाँ पे हमारी जो स्मॉल स्केल फार्मिंग है, कहीं ना कहीं उसको साइडलाइन किया जा रहा है, और यहाँ पे लार्ज स्केल इंडस्ट्रियल एग्रीकल्चर की तरफ हम जाना स्टार्ट हो गए। क्यों? क्योंकि जो हमारा स्मॉल स्केल फार्मर है, ठीक है, उसको कहाँ से पैसा आएगा? लेकिन स्टिल यहाँ पे गवर्नमेंट ने बहुत ज्यादा अच्छा काम किया। गवर्नमेंट ने बहुत सारी स्कीम्स लाई जिसके थ्रू क्रेडिट फैसिलिटीज प्रोवाइड करने की कोशिश की गई टू स्मॉल स्केल फार्मर, मार्जिनल फार्मर, सो दैट उनको भी हेल्प मिल सके, ताकि वो भी ऑर्गेनाइज्ड फाइनेंशियल सेक्टर का बेनिफिट उठा सके इंस्टेड ऑफ गोइंग टू मनी लेंडर। बट स्टिल इन चीजों के बावजूद भी ऐसा हुआ, इकोनॉमी के अंदर हमारा बहुत ज्यादा डिपेंडेंस था ऑन द अनऑर्गेनाइज सेक्टर। मनी लेंडर के ऊपर बहुत ज्यादा एम्फोसिस किया गया। अगर आप रूरल सेक्टर में बात करेंगे, तो रूरल सेक्टर में हमारा जो स्मॉल फार्मर था, उसको अगर फाइनेंस चाहिए होता था, बहुत सारा इंस्टांसेस में देखा गया कि वो किसको अप्रोच करता था, वो अपने मनी लेंडर को अप्रोच करता था। जिसका रिजल्ट क्या होता था कि जो इसके पास लैंड थी वो मॉर्टगेज के तौर पे रखी जाती थी विद द मनी लेंडर, और आफ्टर दैट मनी लेंडर जो था वो लैंड को ले लेता था। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हमें देखने को मिलेगा। आप काफी जगहों पे पढ़ेंगे कि गवर्नमेंट ने जो था, गवर्नमेंट ने फाइनेंशियल इंक्लूजन के ऊपर फोकस किया, लेकिन स्टिल गवर्नमेंट ने जब फाइनेंशियल इंक्लूजन के ऊपर काम किया भी, लेकिन स्टिल काफी सारा जो हमारा रूरल रूरल एरिया है वहां पे काफी सारा जो रिलायंस था 1960s के अगर बारे में बात करें, 1960s ऑनवर्ड भी जब ये रेवोल्यूशन आया तब भी बहुत ज्यादा रिलायंस देखा गया ऑन द अनऑर्गेनाइज सेक्टर, ऑन मनी लेंडर, जिसकी वजह से जो मॉर्टगेज की हुई लैंड थी वो स्मॉल स्केल फार्मर के हाथ से लेकर कहाँ शिफ्ट हो जाती थी, मनी लेंडर में। और वापस से प्रॉब्लम किसकी आ गई? प्रॉब्लम आ गई जमींदारी की।
नंबर थ्री इज द वाइडनिंग इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज। अब यहाँ पे जब हम ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में बात कर रहे हैं, तो ग्रीन रेवोल्यूशन में यहाँ पे क्या चाहिए था? यू नीड मनी, यू नीड फाइनेंस। ठीक है, तो यहाँ पे जो एरियाज गरीब थे, उसके लिए, उन एरियाज के लिए ये पॉलिसी बहुत ज्यादा फिजिबल नहीं थी। ठीक है, नंबर वन। नंबर टू, जो जो जहां पे, जिन एरियाज में ये पॉलिसी फिजिबल भी थी, वहां पे भी जो वेल्दियर फार्मर्स थे, उनको तो ये फेवर कर रही थी, बट व्हाट अबाउट द अनवेल, व्हाट अबाउट द लोअर इनकम फार्मर, जो गरीब किसान है, उसके बारे में क्या? ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ? वाइडन होती गई इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज। और इनफैक्ट अगर हम यहाँ पे बात करें, ये टेक्नोलॉजी मेजरली पंजाब के एरिया में आई। जब इनिशियली ये टेक्नोलॉजी आई, ये पंजाब के एरिया में हमें दिखाई दी, आंध्र प्रदेश में दिखाई दी, तमिलनाडु के एरिया में हमें दिखाई दी। हमें बहुत सारी ऐसी स्टेट्स थी, यूनियन टेरिटरीज थी, जहां पे ये टेक्नोलॉजी का हमें यूज होता हुआ नहीं दिखाई दिया। तो गवर्नमेंट ने क्या किया? दो फेजेस के अंदर ये टेक्नोलॉजी आई, आप लोग नोट डाउन करिए। नंबर वन, मिड 1960s से लेकर मिड 1970s तक ये पॉलिसी आई। अब जब ये पॉलिसी आई फर्स्ट फेज के अंदर, तो ये बहुत एफ्लुएंट स्टेट्स में आई। एफ्लुएंट स्टेट्स में कौन कौन सा? मेजरली पंजाब, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। आपको इनका नाम याद रखना है, तमिलनाडु। और सेकेंड फेज के अंदर 1970s, 1970 से लेकर मिड 1980s तक आई। जब 1970 से लेकर मिड 1980s में ये पॉलिसी आई, तो आप लोग याद रखना, उस समय ये पॉलिसी के आने के बाद क्या हुआ? ये बाकी स्टेट्स में भी सेपरेट की गई, टू अ लार्ज नंबर ऑफ स्टेट ये पॉलिसी जो थी वो सेपरेट की गई। तो आप लोग कब से कब तक याद रखेंगे? 1970 से 1980s तक। ठीक है, तो याद रखना है ये चीज आप। तो फर्स्ट फेज में एफ्लुएंट स्टेट्स में, सेकेंड स्टेज पे कहाँ पे गई? टू अदर स्टेट्स। अब यहाँ पे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट पे बात करेंगे। सबसे पहले जब टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट में बात करते हैं, तो फर्स्ट पॉइंट क्या आएगा? हाई यील्डिंग क्रॉप वेराइटीज। जहां पे हम किसके बारे में बात करेंगे? इम्प्रूव सीड्स, इरिगेशन सिस्टम, फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड। ठीक है, तो हाई यील्डिंग क्रॉप वेराइटीज में इम्प्रूव सीड्स हुए। तो यहाँ पे जो इकोनॉमीज जो इसके पीछे थे, जो एग्रो साइंटिस्ट इसके पीछे थे, उनका नाम याद रखना। इंडिया के अंदर अलग नाम आता है, ओवरऑल वर्ल्ड के अंदर अलग नाम आता है। वर्ल्ड के अंदर किसी को पता है कौन इकोनॉमिस्ट थे, कौन, सॉरी, कौन एग्रो साइंटिस्ट थे? इट वाज नॉर्मन बोरलॉग। नॉर्मन बोरलॉग, इनका नाम लिख लीजिए। इन्होंने क्या किया? इन्होंने जो हंगर, क्योंकि कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर जो ब्रिटिश राज के अंदर आया, उसके बाद कि काफी सारी कंट्रीज में क्या हो गया? काफी सारी कंट्रीज में हंगर की प्रॉब्लम आ गई, फूड इनसिक्योरिटी की प्रॉब्लम आई। तो नॉर्मन बोरलॉग, स्पेलिंग देख लेना, नॉर्मन बोरलॉग, ये फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन के नाम से जाने जाते हैं। इंडिया के अंदर मैं नहीं बोल रही ही इज नोन एज द फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, बट ग्लोबली हम इनको फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन के नाम से जानते हैं। तो ये अमेरिकन एग्रोनॉमिस्ट थे और ह्यूमैनिटेरियन थे। इन्होंने देखा बहुत सारी कंट्रीज के अंदर प्रॉब्लम आई। क्या प्रॉब्लम आई? हंगर की प्रॉब्लम। तो इन्होंने इस प्रॉब्लम को खत्म करने की कोशिश की, और इनको ही हम क्रेडिट देते हैं फॉर डेवलपिंग हाई यील्डिंग क्रॉप वेराइटीज। तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने वीट की वेराइटीज को डेवलप किया, डेवलप सेमी ड्वार्फ डिजीज रेजिस्टेंट वीट वेराइटीज, सो दैट हंगर की प्रॉब्लम को टारगेट किया जाए। और इन्होंने ये ऐसी वेराइटीज को डेवलप किया जो अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशंस पे अडॉप्ट कर सके, सो दैट प्रोडक्टिविटी इनहेंस हो, और जो लोगों को हंगर की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है उससे उनको छुटकारा मिले। और नॉर्मन बोरलॉग का जब नाम आता है, तो इन्होंने किस किस कंट्री के लिए ये काम किया? मैक्सिको के लिए। ये जो वीट स्ट्रेन थे, ये कहाँ कहाँ के लिए इंट्रोड्यूस किए गए? मैक्सिको के लिए, पाकिस्तान के लिए एंड इंडिया के लिए, सो दैट जो हमारे यहाँ पे फूड इनसिक्योरिटी की प्रॉब्लम है उसको टारगेट किया जाए। और याद रखना, ही वॉज अ नोबल लॉरेट।
इनको नोबेल प्राइज में मिला टू टारगेट द प्रॉब्लम ऑफ फूड इनसिक्योरिटी अक्रॉस द वर्ल्ड। क्लियर। तो नॉर्मन बोरलॉग का नाम याद रखना, लेकिन जब हम इंडिया के बारे में बात करते हैं तो इंडिया के में ये ग्रीन रेवोल्यूशन में जो इकोनॉमिस्ट जो साइंटिस्ट इन्वॉल्व थे वो कौन थे? एम एस स्वामीनाथन। एम एस स्वामीनाथन का नाम याद रखना, जिन्होंने यहाँ पे बहुत ज्यादा काम किया इन द फील्ड ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। तो इन दोनों का नाम आपको पता होना चाहिए। तो अगर मैं आपसे पूछूं फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, तो आप कौन क्या बोलेंगे? कमेंट बॉक्स में बताइए। फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन कौन थे? फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन वॉज नॉर्मन बोरलॉग। ठीक है। लेकिन अगर हम इंडिया के अंदर किसी का नाम याद रखते हैं, किसका नाम आता है ग्रीन रेवोल्यूशन को लेकर? एम एस स्वामीनाथन। और एम एस स्वामीनाथन का जब हम नाम लेते हैं तो फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया में हम क्या बोलेंगे? एम एस स्वामीनाथन इज नोन एज द फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया। क्लियर। आप लोगों ने लिखा फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया एम एस स्वामीनाथन। और नॉर्मली अगर आपसे कोई पूछे फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन तो नॉर्मल बोरलॉग। ठीक है। तो इम्प्रूव सीड्स, इरिगेशन सिस्टम्स और फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड, क्योंकि यहाँ पे अगर हमें आउटपुट बेटर चाहिए, हमें ज्यादा प्रोडक्शन चाहिए, तो हमें इनपुट्स लगाना पड़ेगा। इनपुट इन द फॉर्म ऑफ फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, इरिगेशन फैसिलिटीज। क्लियर। फिर हम लोग बात करते हैं इरिगेशन एंड फर्टिलाइजर की। अब यहाँ पे हमें क्या चाहिए था? इंक्रीज इरिगेशन सिस्टम चाहिए थे, क्योंकि यहाँ पे हमारा वाटर जो था, ठीक है, क्रॉप में प्रोडक्शन में हमें क्या चाहिए? वी नीड वाटर। और पानी कहाँ से आ रहा था? वी वर मॉनसूनल डिपेंडेंट। हमारी जो क्रॉप्स थी वो मॉनसूनल डिपेंडेंट थी। लेकिन हमने बोल तो दिया कि हमारी क्रॉप मॉनसूनल डिपेंडेंट है, लेकिन हाई यील्डिंग वैरायटी के लिए हमें क्या चाहिए? हमें वाटर चाहिए। हम मॉनसून पे डिपेंड नहीं कर सकते। फॉर दैट हमें क्या चाहिए था? हमें बेटर इरिगेशन सिस्टम्स चाहिए थे। क्लियर। नंबर टू इज द सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स। प्रीवियसली हम लोग क्या यूज कर रहे थे? हम ऑर्गेनिक मैन्योर यूज कर रहे थे, जैसे काउडंग हो गया। हम उस तरीके से काम कर रहे थे, लेकिन आफ्टर ग्रीन रेवोल्यूशन हमारी यहाँ पे नीड क्या हो गई? नीड हो गई टू यूज सिंथेटिक फर्टिलाइजर, जैसे यूरिया हो गया। ठीक है। तो इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट मतलब पेस्टिसाइड्स के बारे में बात की गई। फिर मैकेनाइजेशन। नंबर वन, इम्प्रूव फार्मिंग टूल्स। फार्मिंग टूल्स में पहले हम लोग क्या कर रहे थे? पहले हम मैनुअल लेबर से काम कर रहे थे, हम एनिमल के ऊपर फोकस कर रहे थे। लेकिन नाउ हम इंस्टेड ऑफ मैनुअल लेबर, इंस्टेड ऑफ एनिमल्स, हम लोग ट्रैक्टर्स पे शिफ्ट हो गए, हार्वेस्टर्स पे शिफ्ट हो गए, इरिगेशन सिस्टम पे शिफ्ट हो गए। इंक्रीज प्रोडक्टिविटी एंड रिड्यूस्ड मैनुअल लेबर। ठीक है। एंड रिड्यूस्ड ड्रजरी। मैकेनाइज्ड फार्मिंग इज द फिजिकल बर्डन ऑन फार्मर। पहले सारा मैनुअल काम हो रहा है तो बर्डन भी किसके ऊपर था? फार्मर के ऊपर। बट नाउ बर्डन जो था वो शिफ्ट हो गया, शिफ्ट होकर किस पे चला गया? अब अब हमारे मशीन्स के ऊपर फोकस ज्यादा हुआ। सोशो इकोनॉमिक इम्पैक्ट के बारे में बात करें, इंक्रीज एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, हाइयर क्रॉप यील्ड, improved farming techniques and technologies led to significant increase in crop production. Number two, reduced food prices. Greater agricultural output helps stabilize and lower food prices for consumer. क्योंकि आपको पता है जब सप्लाई इंक्रीज करेगी तो ऑटोमेटिकली प्राइसेस विल फॉल। और यहाँ पे बिकॉज ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ दिस टेक्नोलॉजी हमारे यहाँ पे सप्लाई तो बढ़ेगी, प्रोडक्शन बढ़ रहा है ना। तो यहाँ पे इसीलिए बोला लोअर फूड प्राइसेस फॉर कंज्यूमर। ठीक है। नंबर थर्ड इज द इम्प्रूव फूड सिक्योरिटी। इंक्रीज फूड अवेलेबिलिटी एंड accessibility enhanced overall food security in affected regions. ठीक है। क्लियर। नंबर थ्री इज द चेंजेस इन फार्मिंग प्रैक्टिसेस। इंक्रीज मैकेनाइजेशन। आपको भी देखा, आपने अभी देखा ट्रैक्टर्स का यूज होना स्टार्ट हो गया, हार्वेस्टर का यूज होना स्टार्ट हो गया। क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन। अब यहाँ पे इंट्रोडक्शन हुआ हाई यील्डिंग क्रॉप वेराइटीज का टू इनहांस फूड प्रोडक्शन। पहले जब इनिशियली वीट के ऊपर फोकस था, बट नाउ अदर क्रॉप्स में भी हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स के बारे में प्रोडक्शन होना स्टार्ट हो गया।
इरिगेशन एक्सपेंशन हुआ बिकॉज इरिगेशन के ऊपर ही ये टेक्नोलॉजी हमारी डिपेंड कर रही थी। अगर हम चाहते थे इस टेक्नोलॉजी से हमें बेटर रिजल्ट मिले तो उसके लिए हमें इरिगेशन इंप्रूव करना था। इम्प्लीकेशन फॉर डेवलपिंग कंट्रीज आप इंडिया के लिए लिख लेना, ठीक है। इंक्रीज फूड प्रोडक्शन, अब पहला ही ऑब्जेक्टिव था हमारा। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, क्योंकि बिकॉज इट इज हेविली टेक्नोलॉजी डिपेंडेंट। नंबर 3 इज द इकोनॉमिक ग्रोथ, क्योंकि आपको पता है इकोनॉमिक ग्रोथ में हम लोग क्या बोलते हैं, इंक्रीज इन आउटपुट। इकोनॉमिक ग्रोथ स्टैंड्स फॉर इंक्रीज इन आउटपुट, और यहाँ पे हमारा कौन सा आउटपुट इंक्रीज हो रहा है, एग्रीकल्चर आउटपुट। तो जब हमारा एग्रीकल्चर आउटपुट भी इंक्रीज हो रहा है तो ओवरऑल हमारा जो टोटल आउटपुट है इकोनॉमी में वो भी इंक्रीज हो रहा है, तो हमने उसी के बारे में बात की। ठीक है, तो इन्वायरमेंटल कंसिडरेशंस के बारे में देख लेते हैं। कंसर्न्स अबाउट सस्टेनेबिलिटी। अब अगर आप लोगों ने नोट किया होगा ग्रीन रेवोल्यूशन में, ग्रीन रेवोल्यूशन पे हम क्या यूज कर रहे हैं, वी आर यूजिंग केमिकल फर्टिलाइजर्स। ये फर्टिलाइजर्स हमारे जो सॉइल है उसको खराब करेंगे, हमारी वाटर को प्रॉब्लम, वाटर में जा रहे हैं, रिवर्स में जा रहा है ये फर्टिलाइजर्स, उसको डिग्रेड करेंगे। तो हम लोग क्या लिख रहे हैं, ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से बिकॉज ऑफ द डिपेंडेंसी ऑन केमिकल फर्टिलाइजर्स हमारी सॉइल डिप्लीट हो रही है। फिर वाटर हमारा बहुत ज्यादा यूज हो रहा है। इनफैक्ट गवर्नमेंट ने वाटर पे बहुत ज्यादा सब्सिडीज दे दी, इलेक्ट्रिसिटी सब्सिडी दे दी वाटर के ऊपर। तो पंजाब में ये देखा गया कि लोग क्या करते थे, पंप खोल कर चले जाते थे क्योंकि बिजली से चल रहा, मैनुअली तो कोई काम हो नहीं रहा। तो 1980s में ये प्रॉब्लम देखने को मिला कि वाटर टेबल हमारा बहुत ज्यादा लोअर हो गया। तो बिकॉज ऑफ दिस ग्रीन रेवोल्यूशन और गवर्नमेंट ने जो इनको फ्री में सब्सिडीज प्रोवाइड करना स्टार्ट कर दी, इलेक्ट्रिसिटी सब्सिडी देना स्टार्ट कर दी, जिसकी वजह से क्या हुआ, लोग स्पेशली पंजाब जैसे एरियाज में इन्होंने क्या करना स्टार्ट किया, बिजली पे पंप चलाकर छोड़ दिया। एक तो हमारे यहाँ पे न्यूट्रेंट का लॉस हुआ उससे, दूसरा यहाँ पे क्या लॉस हुआ, हमारा जो वाटर टेबल था वहां पे हमें प्रॉब्लम देखने को मिली, वाटर टेबल हमारा लोअर होना स्टार्ट हो गया। नंबर 3 इज द बायोडाइवर्सिटी लॉस। अब नॉर्मली क्या हुआ, यहाँ पे बोला गया कि क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन पे बात होगी, लेकिन इंस्टेड ऑफ क्रॉप रोटेशन लोग क्या करने लगे, अगर कहीं पे लोग वीट को कल्टीवेट करना स्टार्ट कर रहे हैं तो थ्रू आउट द लाइफ वो वीट ही कल्टीवेट करते रहे, जिसकी वजह से जो न्यूट्रिएंट लॉस होना स्टार्ट हो गया। क्योंकि आपको पता होगा जब हम एक लैंड के ऊपर लेट से वीट को कल्टीवेट कर रहे हैं तो आफ्टर अ पॉइंट अगर हम वीट की जगह कोई और क्रॉप नहीं लगाएंगे तो वीट लेट से वीट हमारा अगर पोटेशियम यूज कर रहा है, आई एम नॉट श्योर कि कौन सा न्यूट्रिएंट वीट ले रहा है, लेकिन अगर सॉइल से वो पोटेशियम फिच कर रहा है तो पोटेशियम तो एक टाइम के बाद लैंड पे खत्म हो गया, तो उसको रिन्यू होने का टाइम ही नहीं हमने दिया। अगर उसको रिन्यू होने का टाइम देते तो इंस्टेड ऑफ वीट हम पल्सेस अगर लगाते तो मे बी वो जो हमारा न्यूट्रिएंट था जो सिर्फ वीट की क्रॉप में लग रहा था वो रिन्यू हो जाता और हमारी जो लैंड होती उसकी उसकी क्वालिटी अच्छी रहती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ बिकॉज ऑफ दिस मोनोकल्चर प्रैक्टिस। मोनोकल्चर प्रैक्टिस होता है जब हम एक ही क्रॉप को कल्टीवेट किए जा रहे हैं। Monoculture farming practices can reduce ecosystem diversity. Clear? फिर biodiversity and ecosystem impact, habitat preservation, maintaining diverse ecosystem to support wildlife, sustainable farming practices, reducing chemical runoff and promoting natural pollination। ये बेसिकली हम लोग क्या बोल रहे हैं कि किस तरीके से हम इसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इन्वेजिव स्पीशीज मैनेजमेंट, कंट्रोलिंग द स्प्रेड ऑफ नॉन नेटिव स्पीशीज। इस ये क्या है बेसिकली, ये जो पॉइंट है कि आप वे फॉरवर्ड में आप लिख सकते हो इसको। ठीक है, तो वे फॉरवर्ड में आप पहले क्या लिखोगे, हैबिटेट प्रिजर्वेशन, सस्टेनेबल फार्मिंग प्रैक्टिसेस एंड इन्वेजिव स्पीशीज मैनेजमेंट। क्लियर? एफर्ट्स टूवर्ड सस्टेनेबल एग्रीकल्चर रिड्यूस, ये आप खुद पढ़ेंगे ये पॉइंट्स। लेसन्स एंड फ्यूचर डायरेक्शन, अगर आपको यहां से बोला जाए आपको क्या क्या सीखा आपने, सबसे पहला हमने सीखा कि जो हमारा बहुत ज्यादा ओवर रिलायंस हो गया है ऑन पेस्टिसाइड्स फर्टिलाइजर्स, उसकी वजह से क्या हो रहा है, हमारा इन्वायरमेंटल डिग्रेड हो रहा है।
और इन्वायरमेंटल डिग्रेड हो रहा है तो मतलब हमें कहीं ना कहीं बोला जा रहा है कि आप सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस की तरफ शिफ्ट हो, आप ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ शिफ्ट हो। तभी आप लोग आजकल देखते भी होंगे कि काफी ज्यादा प्रेशर दिया जा रहा है कि जहाँ पे हम ऑर्गेनिक फार्मिंग को यूज कर सकते हैं हमें करना चाहिए। हमें अपने जो घर का वेस्ट है उसको उसका कंपोस्ट में ट्रांसफॉर्म करना चाहिए। आजकल आप लोग देख रहे हैं, क्यों हम लोग ये देख रहे हैं, बिकॉज हम लोगों ने देखा जो हमारा ओवर रिलायंस था ऑन फर्टिलाइजर्स पेस्टिसाइड, उसकी वजह से हमारी जो लैंड थी वो बहुत ज्यादा डिग्रेड हो रही है। नंबर टू, हम लोगों को क्या देखने को मिला, इंक्रीज क्रॉप यील्ड, इम्प्रूव फार्मिंग टेक्नोलॉजी एंड हाई यील्डिंग क्रॉप यील्ड लेड टू सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी। ठीक है, लेसन्स एंड फ्यूचर डायरेक्शन, सोशो इकोनॉमिक इम्पैक्ट। अगर ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में हम बात करें तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से बोथ पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिल रहे हैं। अगर मैं आपसे पॉजिटिव इम्पैक्ट के बारे में पूछूं तो फूड सिक्योरिटी, अगर हमारी इकोनॉमी में फूड सिक्योरिटी हो पाया तो किसकी वजह से हो पाया, ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से। तो इट इज वन ऑफ द पॉजिटिव एस्पेक्ट। हंगर जैसी प्रॉब्लम को ये खत्म कर पाया, ठीक है, लिमिट कर पाया। और नेगेटिव इफेक्ट में अगर हम देखें, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन हम देख रहे हैं। अदर देन इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन हम लोग क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे प्रॉब्लम आई बिटवीन द लार्ज फार्मर एंड द स्मॉल फार्मर, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ की प्रॉब्लम हमें देखने को मिली। तो आप लोग लिख पाएंगे डिबेट्स ऑन इक्विटी एंड इनइक्वालिटी, जो मैंने अभी आपको बोला थोड़ी देर में। अगर हम एग्रीकल्चर के बारे में बात करें तो लैंड रिफॉर्म की जब पॉलिसी आई तो लैंड रिफॉर्म में भी हम गवर्नमेंट क्या चाहती थी, गवर्नमेंट का वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव क्या था कि इक्विटेबल एक्सेस हो लैंड का, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड हो। लेकिन यहाँ पे हमें फिर से देखने को मिला कि इक्विटेबल एक्सेस की प्रॉब्लम हमें देखने को मिली, अनइक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड देखने को मिल रहा है। लैंड जो है, बिकॉज फर्टिलाइजर जो है वो बहुत महंगा है, जो हमारा पेस्टिसाइड है वो महंगा है, हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स महंगी है, जिसकी वजह से हुआ क्या, जो लैंड है वो स्मॉल फार्मर के हाथ से मनी लेंडर के हाथ में जा रही है। तो ये प्रॉब्लम देखने को मिली। दूसरा, इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी हम देख चुके हैं, सोशल इम्पैक्ट के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। ठीक है, तो आप, आई होप आप लोगों को समझ आया हो। ठीक है, तो फिर भी अगर आपको कोई डाउट होगा आप मुझे फ्री होकर पूछ सकते हैं। अब 5 मिनट की समरी देखेंगे, उसके बाद क्लास खत्म करेंगे। अगर मैं आपसे पूछूं ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में, आप मुझे क्या बोलेंगे, ग्रीन रेवोल्यूशन क्या है? आप बोलेंगे ग्रीन रेवोल्यूशन एक टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड अप्रोच थी जहां पे इंडिया में ये देखा गया कि हमारी फूड सिक्योरिटी की प्रॉब्लम को खत्म करने के लिए हमें ट्रेडिशनल मेथड्स को छोड़कर हमें मॉडर्न एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस की तरफ शिफ्ट होना पड़ेगा। और यहाँ पे टेक्नोलॉजी में क्या क्या बात की जाती है, हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स, फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स के बारे में बात की जाती है। फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, क्लियर। ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में अगर बात करो तो यहाँ पे हमें हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स चाहिए थे, हमें फर्टिलाइजर्स चाहिए थे, हमें पेस्टिसाइड्स चाहिए थे। इसका मतलब पैसे की रिक्वायरमेंट थी। और पैसे की रिक्वायरमेंट की वजह से जब ग्रीन रेवोल्यूशन पे बात होती है तो दो फेजेस पे बात करते हैं। नंबर वन, मिड 1960 से लेकर मिड 1970 तक। ये फर्स्ट फेज के अंदर ग्रीन रेवोल्यूशन कहाँ कहाँ आया, टू द मोर एफ्लुएंट स्टेट। मोर एफ्लुएंट स्टेट्स में आप तीन स्टेट्स का नाम याद रखेंगे, पंजाब, तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश। ठीक है, उसके बाद सेकंड फेज स्टार्ट हुआ जहां पे मिड 70 से लेकर मिड 80s तक ये हमें देखने को मिला, जहां पे हमने देखा कि ग्रीन रेवोल्यूशन ने प्रोडक्शन को बढ़ाया इन दो स्टेट जहां पे फर्स्ट फेज के अंदर आया। तो 1970 से 1980s पे इसको सेपरेट किया गया टू अदर रीजन। ठीक है, टू अदर स्टेट्स इसको सेपरेट किया गया। अब जब हम ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में बात कर रहे हैं तो इंडिया के अंदर फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया किसको बोला जाता है, MS स्वामीनाथन। इनको फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया बोला जाता है।
और अगर हम जनरली फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में बात करें तो किसका नाम याद आएगा? नॉर्मन बोरलॉग, इनका नाम याद आएगा। नॉर्मन बोरलॉग, इनको नोबेल प्राइज मिला। नोबेल प्राइज क्यों मिला? टू टारगेट द प्रॉब्लम ऑफ हंगर इन डेवलपिंग इकोनॉमीज। ठीक है, समझ आया? अब यहाँ पे जब हमारे इंडिया के अंदर ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में बात आती है तो मिड 1960s का फेज था जहां पे ग्रीन रेवोल्यूशन आया। बैकग्राउंड में क्या याद आएगा? PL 480 वीट। ठीक है, ये याद आएगा। अब जब हमने ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में बात की तो यहाँ पे कुछ इन्वायरमेंटल कंसर्न्स थे, इक्विटी की प्रॉब्लम थी। इनफैक्ट गवर्नमेंट ने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए भी कुछ इफेक्ट्स लिए, ऑल्दो वो इफेक्ट बहुत ज्यादा एफिशिएंट नहीं थे क्योंकि और ज्यादा रिक्वायरमेंट थी, और ज्यादा इम्प्लीमेंटेशन अच्छा हो सकता था इसका। लेकिन बिकॉज रूरल एरिया में जो स्मॉल फार्मर था उसकी बहुत ज्यादा डिपेंडेंस देखी गई ऑन द अनऑर्गेनाइज सेक्टर, जिसमें आपका मनी लेंडर आता है। क्लियर? तो ये आपको प्रॉब्लम्स देखने को मिली और इन्वायरमेंटल कंसर्न्स देखने को मिले। और जब आप बुक्स एक बार रीड करेंगे, कौन सी बुक पढ़ेंगे? मिश्रा एंड पूरी, इंडियन इकोनॉमी बाय मिश्रा एंड पूरी। अगर आप कोई और बुक पढ़ रहे हैं या आपका जो क्लास में टीचर है उन्होंने कोई और बुक रिकमेंड की है और आपको लगता है वो बुक अच्छी है, आप जा सकते हैं उसके लिए। तो इंडियन इकोनॉमी मिश्रा एंड पूरी जब आप पढ़ेंगे तो वहां पे आपको बहुत चीजें और भी समझ आएंगी, आप चीजों को कनेक्ट कर पाएंगे। और हर लेक्चर के बाद इट इज मैंडेटरी कि आप बुक पढ़कर जाएं। ठीक है, आपको चीजें और अच्छे से समझ आएंगी। ठीक है, तो आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।